वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो बात करता है ओरल एविडेंस की, और ये कवर करता है सिर्फ दो सेक्शन, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज ओरल एविडेंस। तो अगर आपने पहले की प्लेलिस्ट देखी है, उसमें वीडियोस देखी हैं, तो हमने डिस्कस करा था, बट स्टिल हम रिवाइज करते हैं। सेक्शन 2(1)(e)(1) के अंदर हमें बता रखा है ओरल एविडेंस क्या होता है। एज पर दिस, all statements which the court permits or required to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry are called oral evidence. Now एक क्वेश्चन अराइज होता है, बात करी हमने ओरल एविडेंस की, पर एक विटनेस जो डम्ब है वो कैसे अपने ओरल एविडेंस दे सकता है। तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 के केस में बताया गया था कि जो डम्ब विटनेस है वो थ्रू जेस्चर्स भी अपना एविडेंस दे सकता है। इसके अलावा सेक्शन 125 भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील करता है एविडेंस ऑफ अ डम विटनेस से भी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 54। सेक्शन 54 रीड्स एज ऑल फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सेक्शन 54 ने सिंपल सी बात बोली कि भाई आप जितने भी फैक्ट्स हैं आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, पर जब बात आएगी डॉक्यूमेंट्स की तो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को आप डॉक्यूमेंट से ही प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जहाँ पे हमें बताया गया है कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर इररिलेवेंट, बट वहाँ पर दो सिचुएशन बताई गई है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेवेंट हो जाता है। वो दो कंडीशन है, व्हेन the party proposing to give the oral evidence is entitled to give such evidence, and second condition is when genuineness of the document is in question। तो ये दो एक्सेप्शन दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्शन 59 बात करता है बेस्ट एविडेंस रूल की, कि अगर जो डॉक्यूमेंट अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ करना चाहते हो, तो आप बाय डॉक्यूमेंट ही करेंगे, इट इज द बेस्ट एविडेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्शन 60 हमें बताता है कि आप डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 55 पे। सेक्शन 55 बात करता है ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट। पहले देखते हैं डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट ओरल एविडेंस क्या होगा। सपोज करो ए ने बी का मर्डर किया है, एक पर्सन सी था, उसने ए बी को फुसफुसाते हुए सुना था। जब ए अपने आप से बातें कर रहा था कि आज तो मैं बी को जान से मार ही दूंगा, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, ये सारी बातें सी ने सुनी, और सी ने जाके अपने दोस्त एक्स को बताया कि ए जो है वो अपने से बातें कर रहा था कि वो बी का मर्डर कर देगा। अब जब कोर्ट में ट्रायल चला तो एविडेंस के लिए बुलाया गया, तो पहले एक्स आया। एक्स ने बोला जी मैंने सुना था। तो एक्स से पूछा कि आपने किससे सुना था। तो एक्स ने बोला मैंने तो सी से सुना था। तो कोर्ट ने बोला आपका तो डायरेक्ट ओरल एविडेंस नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस एक्यूज ने मर्डर करा है, पर्सन ए ने, इसको अपने सेंसेस से, अपने कानों से किसने सुना था? वो सी ने सुना था। तो डायरेक्ट एविडेंस कौन सा होगा? तो डायरेक्ट एविडेंस सी होगा, जिसने सुना। अब जाके इसने अपनी बात इसको बता दी, एक्स ने चार लोगों को और बता दी, तो क्या ये डायरेक्ट एविडेंस होंगे? नहीं, बिकॉज सी ने एक्स को कुछ बताया, अब एक्स इनको जाके कुछ और बड़ा चढ़ा के कम करके बता रहा होगा, ये आगे कुछ ही को बड़ा चढ़ा के कम करके बोल रहे होंगे। तो इस करके डायरेक्ट एविडेंस जो होता है वो देना चाहिए ओरल एविडेंस के लिए। इसी के साथ समझते हैं एक और एग्जांपल कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होगा। अब सी ने ए को देख लिया मर्डर करते हुए बी का। अब सी ने जाके एक्स को बता दिया कि भाई मैंने तो देखा कि ए ने बी का मर्डर करा। अब आप बताओ डायरेक्ट एविडेंस कौन सा होगा? और डायरेक्ट एविडेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट एविडेंस वो होगा जो विटनेस है, जो एविडेंस देने आया है, उसने अपने आँख, नाक, कान, मुंह, या फिर उसने कुछ चीज़ फील करी हो, सेंस करी हो, अपने पांच सेंसेस से देखा हो, सुना हो, फील करा हो, मतलब जो भी है, तो उस बंदे का ही डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में देखा किसने था? डायरेक्टली सी ने। क्या एक्स ने देखा था? नहीं, एक्स ने देखा थोड़ी था, उसने तो सी से सुना था कि सी ने एक्स को बताया कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। और क्या इन चार लोगों ने डायरेक्टली देखा? नहीं, इन्होंने एक्स से सुना, एक्स ने सी से सुना। तो ये डायरेक्ट एविडेंस थोड़ी होंगे ये सारे, है ना। डायरेक्ट एविडेंस वो होगा जिसने या तो देखा है, या सुना है, या अपने पांच किसी भी सेंसेस से
फील करा है, ये डायरेक्ट एविडेंस होते हैं आपके। तो सेक्शन 55 का क्लॉज 1 बात कर रहा है, अ फैक्ट विच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट। मतलब अगर फैक्ट ऐसा है कि वो किसी ने देखा हो सकता है, तो उसका एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस कौन देगा? वो इंसान जिसने खुद देखा हो उस फैक्ट को। जैसे अभी हमने समझा था, जिस इंसान ने, जिस एक्यूज ने मारा है बी को, उस एक्यूज को मारते हुए किसने देखा था? सी ने। तो डायरेक्ट एविडेंस किसका होगा? सी का माना जाएगा। सेकंड बात करता है, अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड। तो अब आप बताओ, एक फैक्ट जो सुना हुआ फैक्ट है, तो वो किसका डायरेक्ट ओरल एविडेंस माना जाएगा? डेफिनेटली उस बंदे का जिसने उस चीज को डायरेक्टली सुना हो। इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट। तो अगर सुना हुआ है तो उस विटनेस का डायरेक्ट माना जाएगा जिसने कि खुद अपने कानों से सुना हो। नेक्स्ट बात करता है, अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंसेस और इन एनी अदर मैनर। तो डेफिनेटली उस इंसान का ही डायरेक्ट माना जाएगा ना जिसने डायरेक्टली परसीव करा हो अपने सेंसेस से। एंड इट्स रीड्स एज इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही परसीव्ड इट बाय दैट सेंस। मतलब वो इंसान जिसने खुद परसीव करा हो उस फैक्ट को और इन दैट मैनर। क्लॉज 4 बात करता है, एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड्स। ओपिनियन का एग्जांपल लेते हैं। ए को लगता है बी जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपिनियन किसका है? ए का। तो डायरेक्ट एविडेंस किसका माना जाएगा? ए का खुद का, जिसका खुद का ओपिनियन है कि बी अच्छा इंसान नहीं है। आगे रीड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as witness or expense which the court regards as unreasonable। अगर कोई ट्रिटी है, ट्रिटी इज काइंड ऑफ अ बुक, तो सिंपल सी बात है, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन किसी बुक में है, किसी ट्रिटी में है और जो ऑथर है वो मर चुके हैं या फिर उनको कोर्ट में नहीं बुला सकते या फिर वो विटनेस के रूप में नहीं आ सकते या बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर हम इस बुक के ऑथर को बुलाएंगे, तो आप ये बुक प्रोड्यूस करके भी उन एक्सपर्ट का ओपिनियन कोर्ट में पेश कर सकते हैं, बशर्ते ये बुक जो है ये कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल होनी चाहिए। आगे बात करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection। सेकंड प्रोविजन हमें यह बता रहा है, अगर जो ओरल एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट के अलावा किसी और मटेरियल थिंग का है, कि वो मटेरियल थिंग एग्जिस्ट कर रही है या वो कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट इस चीज को, उस मटेरियल या उस कंडीशन को प्रूव करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं सेक्शन 55 के। सेक्शन 55 ने बोला जो आपको ओरल एविडेंस होगा वो डायरेक्ट होगा। अब इस स्टेटमेंट के हम एक्सेप्शन देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे एंड इट वाज हेल्ड इन आर वर्सेस फोस्टर केस that res geste is an exception to section 55, and second, informal admission and extrajudicial confession are exception to section 55. This was held in Sahu versus State of UP. Thirdly, section 26 of BSA, which talks about the dying declaration, is an exception to section 55. It was held in Ram Bihari Yadav case. Apart from this, expert opinion in treaties, which is proviso 1 of section 55, is also an exception to section 55 general rule, which says that oral evidence must be direct, and proviso 1 says अगर एक्सपर्ट ओपिनियन किसी बुक या ट्रीटी में है, वो ऑफर्ड फॉर सेल है और ऑथर को नहीं बुलाया जा सकता, तो आप वो ट्रीटी या बुक भी कोर्ट में ला सकते हैं। Apart from this, section 27 and section 28 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam are exception to section 55. So these are some
exceptions to the general rule that oral evidence must be direct. That's all for today's video. Stay connected for more such law related content, and thank you so much.